हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी। कंपनी का नाम है कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मुकुल गुप्ता साहब, जो कि कंपनी के सीईओ एमडी एंड चेयरमैन है, और उनके साथ दे रहे हैं मिस्टर विपुल गुप्ता साहब, जो कि कंपनी के डायरेक्टर है। जेंटलमैन, Hello थैंक यू फॉर everyone. योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you so much for having us here and looking forward to the interaction. थैंक यू सर। Same here. सो मुकुल सर, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। प्लीज कंपनी जी, के बिजनेस मॉडल के बारे में समझाए। आपकी कंपनी का कारोबार क्या है? बिल्कुल सर। तो कैपिटल नंबर्स बेसिकली हम लोग जो करते हैं, हम लोग कंपनीज को, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू बिकम मोर फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रॉफिटेबल। तो इन अ सेंस जब एक कंपनी काम करती है तो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे वो इम्प्लीमेंट करे अपने बिजनेस में, जिससे या तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके, या वो जो काम आज 10 दिनों में करते हो 5 दिनों में कर सके, एफिशिएंसी बेसी बढ़ा सके अपनी कंपनी की, या कुछ इनोवेशन ला सके। तो हमारी कंपनी बेसिकली 2012 में शुरू हुई थी। हम लोग 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, जो कि इस साल तक हमारा 70% रेवेन्यू लगभग यूएस और यूके से आता है। बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग जैसे टिपिकली काम करते हैं, तो हमारे पास कंपनियां आती हैं दो टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए। दो तरीके की कंपनियां रादर आती हैं हमारे पास। पहली है जो कंपनी हम लोग को बोलती है कि उनको कुछ एक डिजिटल इंजीनियरिंग का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का उनका ऑनगोइंग मैंडेट है। तो मान लीजिए उनको कोई एक प्रोसेस चल रही है कंपनी में जिसको डिजिटाइज करना है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हम लोग उन लोग को डेडिकेटेड टीम असाइन करते हैं, जो कि उस क्लाइंट के लिए डिप्लॉय होता है। उस टीम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे अकाउंट मैनेजर, डेवलपर्स, टेस्टर्स, यूआई यूएक्स डिजाइन के बंदे सब डिप्लॉय होते हैं। और ये जो हम बिलिंग करते हैं क्लाइंट को, ये बेसिकली टाइम शीट बेसिस पे होती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एफर्ट, कितना समय हम लोगों ने उस क्लाइंट के लिए काम किया। ये रिटेलरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि ऑन गोइंग होता है, ईयर ऑन ईयर रिन्यू होता है। सेकंड होता है जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वन ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए बात करती है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनवाना है, एक फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग उस क्लाइंट को एक फिक्स कॉस्ट कोड देते हैं, जिसके अंदर की माइलस्टोन बेस पे पेमेंट होता है। तो दिस इज थोड़ा ओवरव्यू ये है अबाउट द कंपनीज की हम लोग क्या करते हैं और हम लोग किस तरीके के हमारे एंगेजमेंट मॉडल्स हैं विद द क्लाइंट। थोड़ी और मैं बातों को ऐड करूं अगर इस चीजों को लेके, तो हम लोग 2012 में शुरू किए थे कंपनी को, जैसा मैं कह रहा था। कंपनी प्रॉफिटेबल सिंस इंसेप्शन है, तो 12 साल में हम लोगों ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर हम लोगों ने हर साल ग्रो किया है, ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया पिछले 12 सालों में जब हम लोगों ने ग्रो नहीं किया। कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है, तो हम लोगों का कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है टू डेट। जो भी वट एवर जो भी हम लोगों ने कंपनी पैसे अर्न किए, हम लोगों ने उसको री इन्वेस्ट किया इन आवर ग्रोथ। और कंपनी लिटिगेशन फ्री है, तो टू डेट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हमारी कोई भी कंपनी में लिटिगेशन नहीं है। इसके अलावा कंपनी आईएसओ 9001 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अराउंड होती है, आईएसओ 27001 जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अराउंड होती है, और सॉक 2 टाइप 2 कंप्लायंट है, वो अगेन डेटा प्रोटेक्शन के अराउंड होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे कस्टमर, सिंस हम एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, तो हमारी कस्टमर जो छोटी कंपनियों को इवेल्युएट करते हैं, तो उनके लिए क्रिटिकल होता है ये जानना कि कंपनी क्या हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकती है, कंपनी के क्वालिटी डिलीवर कर सकती है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेफ है इस कंपनी के साथ। तो बहुत कम छोटी ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, इनके सर्टिफिकेशंस है, जो ये कस्टमर्स को एश्योरेंस देते हैं कि जब वो हम लोग के साथ काम करेंगे तो हमारे पास बोथ प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है टू इंश्योर दैट देयर डेटा, उनका डेटा हमारे पास सेफ है। इसके अलावा हमारे पास पिछले 12 सालों में हमने 20+ इंटरनेशनल प्लस नेशनल मीडिया आउटलेट से हम लोगों को अवार्ड मिला है। इसी साल 2024 में इकोनॉमिक टाइम्स से हम लोग को आईटी सर्विसेज कंपनी ऑफ द ईयर, टाइम्स ऑफ इंडिया से ब्रांड आइकन ऑफ द ईयर। इसके अलावा हम लोग को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और क्लच से ग्लोबल 1000 कंपनी, तो काफी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स हम लोग को हर साल मिलते रहे। बिल्कुल। तो 12-13 सालों की बहुत ही ग्रोथ वाली और बहुत ही क्लीन जर्नी रही है आपकी। बहुत सारे एक्colades भी आपको मिले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। सर, मैं आपको 12 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि कैपिटल नंबर्स, ये नाम कहाँ से आया, उसका कोई सिग्निफिकेंस और कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो हमारे क्लाइंट भी पूछते हैं, जिससे हम लोग पूछते हैं, मिलते हैं और पूछते हैं कैपिटल नंबर्स ही क्यों। सुनने में लगता है कि फाइनेंस ओरिएंटेड कंपनी है। तो बेसिक स्टोरी ये है कि 2012 में जब मैंने कंपनी बनाने की सोची, तो उस समय हम लोग नाम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्या रखें।
तो हर कंपनी की इच्छा होती है टू डू समथिंग अनकॉमन, तो ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम सोचे क्या एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैपिटल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, तो लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज कैपिटल नंबर्स। कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल नंबर्स नहीं। तो हम लोग कैपिटल नंबर्स क्रिएट करने की इच्छा से अपने आप को डिफरेंशिएट करें इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, तो हम लोगों ने कैपिटल नंबर्स को चूज किया एज अवर ब्रांड नेम। बिल्कुल। विपुल सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि कंपनी के शुरुआत से पहले आप दोनों का सर बैकग्राउंड क्या रहा और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो मुकुल जी एंड माई सेल्फ वी आर ब्रदर्स। वो मेरे एल्डर ब्रदर हैं। सो कंपनी शुरू करने से पहले मुकुल जी वाज इन अ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। ही वाज वर्किंग इन अ सिमिलर कंपनी फॉर 9 odd years। उसके बाद ही थॉट कि व्हाई क्रिएट वैल्यू फॉर समवन एल्स व्हेन यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। तो ही स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2012 completely bootstrapped, and then I joined him in 2014. मेरी background was I was a solo entrepreneur. I was doing my own business, and then he thought Mukul ji ka background is mostly very technical, and his forte is with dealing with offshore clients. Marketing was his forte, and technical background होने के कारण he got me involved into the business, saying कि finance is something जो तुम समझ सकते हो better मुझसे। तो we started working together from that point onwards. एक छोटी सी स्टोरी मैं अगर शेयर करना चाहूँ, आप लोग बिल्कुल अगर सर। बोलो तो जस्ट हाउ। तो 2012 में डिजिटल मार्केट, जैसे एआई एमएल के बारे में सारे लोग बात करते रहते हैं, 2012 में डिजिटल मार्केटिंग एक हॉट सब्जेक्ट हुआ करता था, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करता था, सोशल मीडिया जस्ट पॉपुलर हो ही रहा था। करेक्ट। तो उस समय मैं प्राय अपना सारा टाइम यूके में स्पेंड करता था, और मैंने देखा कि जो टेक्निकल साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग तो एक क्रिएटिव साइड हो गया, पर उसका टेक्निकल साइड है, मतलब ब्रांड के लिए एसेट्स बनाना, और जो कंपनी के अंदर मार्केटिंग टीम्स बैठी हुई है जिनको डिजिटल का मैंडेट दिया हुआ है, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है। तभी मैंने डिसाइड किया कि शायद ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग इनकैश कर सकते हैं, और मैंने उस कंपनी को छोड़ के कैपिटल नंबर्स को फॉर्म किया। इनिशियल इंटेंशन यही था कि जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम्स हैं इंटरप्राइजेस में बैठी हुई बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनको टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करें हम लोग। तो जो हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला वो था हार्वर्ड हेल्थ पॉलिसी रिव्यू से, तो वन ऑफ द फर्स्ट इंक्वायरी जो हम लोग को मिला। तो इनिशियली मुझे पता था कि बहुत कंपिटेटिव रहेगा, जैसे कि आज कॉमन है कि पे वॉल के पीछे आप सब्सक्राइब करते हो तो आर्टिकल पढ़ पाते हो, मैगजीन की साइट उस समय इतना कॉमन नहीं था। तो हार्वर्ड हेल्थ पॉलिसी रिव्यू का पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया, और मैंने उनको बोला कि अगर मैं अच्छा काम करूँ आप पैसे मत दो, पर अपने साइट पे जाके मुझे एंडोर्समेंट दे दो कि कैपिटल नंबर्स ने अच्छा काम किया। तो दे वर वेरी, उन्होंने मुझे अब्लाइज किया इस मैटर को लेके, हम लोगों ने उनका अच्छा काम किया, दे उन्होंने हमें पब्लिकली इंडोर्स भी किया। फिर हम लोगों ने हार्वर्ड साइंस रिव्यू का भी काम किया। उस समय दैट उसको मैंने मैंने लेवरेज करके फिर प्रमोट करना शुरू किया कि अगर हार्वर्ड हम पे भरोसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उसको मैंने हुक करके बेसिकली वी स्टार्टेड गेटिंग, हम लोग और क्लाइंट्स को एक्वायर करना शुरू किया। ऑसम। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वहां से पूरी जर्नी की शुरुआत की। जी बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आप ही से है। कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, कोई सिस्टर कंसर्न्स या सब्सिडरीज हैं सर? जी, हमारा कंपनी की एक यूएस बेस्ड सब्सिडरी है, तो यूएस टिपिकली 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का रफली, तो हम लोग की एक यूएस बेस्ड सब्सिडरी है। कंपनी बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज्ड है, तो वी आर नॉट एट ऑल, हम लोग प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी नहीं है। हमारे ऑर्ग स्ट्रक्चर में वी हैव, हम लोग हमारे जो मैनेजमेंट टीम है वो प्राय सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबकी 20 साल से ऊपर की एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सीटीओ, हमारे डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, हमारे डायरेक्टर ऑफ एचआर, हमारे सीएफओ। तो वेरी वेल, अब हमने डायरेक्टर ऑफ सेल्स भी अपॉइंट किया है, डायरेक्टर इन यूरोप भी हमने अपॉइंट किया रिसेंटली। हमने जस्ट लास्ट वीक हमने डायरेक्टर ऑफ एआई एमएल भी अपॉइंट किया है। तो मतलब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राउंड में हम लोगों ने सीनियर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया कंपनी में। तो इट्स प्रोफेशनली रन कंपनी जहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, और हर डिपार्टमेंट के एक हेड है जिनका अपना केआरए वेल डिफाइंड है। राइट। और सर, जैसे आपका एसोसिएशन एक एम स्किल्ड इन्फोटेक एलएलपी के साथ भी है, राइट? तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि उस कंपनी का कारोबार क्या है, और उसका और इस कंपनी का कोई रिलेशन है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल फेयर क्वेश्चन। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग इंडिया में काम नहीं करेंगे। 2017-18 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया का कुछ भी काम कैपिटल नंबर्स में नहीं, हम लोग इंडिया का मार्केट नहीं देखेंगे। बट बिकॉज हम लोग इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो क्लाइंट्स हम लोग को अप्रोच करते रहते हैं कि भाई कोई ना कोई तो, टिपिकली मना नहीं कर पाते कई केसों में हम लोग, तो हम लोग करना ही है।
तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑल्सो बिकॉज ऑफ जीएसटी इश्यूज कि हम लोग को सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो जीएसटी का हम लोग क्रेडिट चाहिए। तो हम लोग डिसाइड किया कि इंडिया का जो भी काम है हम लोग एम स्किल्ड में एक सेपरेट कंपनी करके हम लोग उसके अंदर ही इंडिया का काम करेंगे। और कैपिटल नंबर्स विल प्योरली बी एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, इसमें हम लोग लोकल काम कुछ भी नहीं करेंगे। बट या सो बेसिकली जैसा मुकुल जी ने कहा कि सिंस हम लोग कैपिटल नंबर्स 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक कंपनी है, तो जीएसटी में रिफंड के समय, इनपुट क्रेडिट के रिफंड के समय हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी। सो वी थॉट कि इंडिया के जितने भी काम है उसको एक सेपरेट बुक्स में रखते हैं, सो दैट यहाँ पे कैपिटल नंबर्स में हम लोगों को रिफंड के टाइम में कोई इश्यू नहीं आए फ्रॉम द साइड ऑफ द अथॉरिटीज। बट एज ऑफ राइट नाउ, सिंस फाइलिंग आवर डीआरएचपी, अब हम लोगों ने इंडिया के बिजनेस को भी कैपिटल नंबर्स में लेना शुरू कर दिया है, एंड एम स्किल्ड हैज बिकम नॉन एग्जिस्टेंट एज ऑफ राइट नाउ। ओके, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके सर। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपके ने काफी सीनियर इंडिविजुअल्स को हायर कर रखा है एंड वो टीम लीड करते हैं। आईटी इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे मे और ब्रेक द कंपनी। तो आप कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं कि एट्रिशन रेट लो हो और प्रोजेक्ट सरवाइव करता रहे? नहीं, ये बिल्कुल इस फेयर क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्लास डोर में जाओगे या फिर आप हम्म। अगर एम्बिशन बॉक्स में जाओगे जो नौकरी.com के पोर्टल है, आप देखोगे हम्म। कि हमारी रेटिंग इज अराउंड 4.5 प्लस, जो कि हाईएस्ट इन द कैटेगरी। आईटी सर्विसेज कंपनी की इतनी अच्छी इंप्लॉय रेटिंग नहीं होती। तो इट कम्स डाउन टू गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस कि हम लोग जब रिक्रूट करते हैं तो हम लोग रिक्रूट करते हैं नॉट ओनली फॉर राइट एप्टीट्यूड बट राइट एटीट्यूड भी, कि जो बंदा आ रहा है स्पेसिफिकली मैनेजमेंट लेवल वो राइट इंटेंशन से आ रहा है। लोग खुश भी होते हैं। अब जो कंपनी हमारी कोलकाता की स्टोरी है, मेरे कोलकाता बेस्ड कंपनी, तो जो लोग एक्सपैट हैं मतलब कोलकाता के जो लोग बाहर चले गए, दे आल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द जर्नी। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इट आल्सो मेक श्योर कि ऐसे कैंडिडेट जो कि जस्ट पैसों के लिए या अप्रेजल के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग हम्म। विदाउट करें, उनको हम लोग नहीं सिलेक्ट करें। जिनका लॉन्ग टर्म फोकस है, जो संग में कुछ बनाना चाहते हैं हमारे संग, वही कंपनी के मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करें। एंड अगेन हमारे एचआर प्रैक्टिसेस काफी स्ट्रांग है, हमारी प्रोफेशनल एचआर टीम है जो कि डे टू डे एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस उनको कैसे हैंडल करना है उसमें डे टू डे इन्वॉल्व रहती है ऑन एवरीडे बेसिस। मैं इसमें एक चीज और बस ऐड करना चाहूंगा कि मुकुल जी ने जो कहा, दिस ये और ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे होता है इस फैक्ट के साथ कि हम लोगों के मैनेजमेंट में द एट्रिशन इज ऑलमोस्ट जीरो। सो लास्ट 12 years से हम लोगों के मैनेजमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट, नो वन हैज लेफ्ट द कंपनी। दे आर स्टिल विद अस, दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग एंड दे आर स्टिल विलिंग टू सपोर्ट अस थ्रू द जर्नी। जो एट्रिशन हम लोग की कंपनी में होती है वो दैट इज यूजुअली इन द डेवलपर के लेवल पे, जो कि इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, बिकॉज एवरीवन नीड्स अ चेंज, एवरीवन नीड्स टू ग्रो। हम्म। So that is where our strength also plays. Our management, the core team of the management has been intact for the last 12 years. एग्री इम्प्रेसिव। सर। और वो आपके जैसे नंबर्स में शो कर रहे हैं, आप बोले कि 12 ईयर्स से कंटिन्यू ग्रोथ हो रहे हैं और लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स के फाइनेंशियल्स मैंने प्रोस्पेक्टस में चेक किया था, देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो सर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ द फाइनेंशियल विल लुक? श्योर। Yeah, you will take that. सो डिजिटल का डिमांड काफी स्ट्रांग है इन द सेंस कि देयर इज नो, वी सी कंटिन्यूस डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है द कंपनी, जो हमारी एबिटा है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर्स इन द इंडस्ट्री हमारी कैटेगरी में। तो वी सी कि हम वी डोंट फोरसी कि हमें लगता नहीं कि हमारा एबिटा कहीं भी इम्पैक्ट होगा, हमारी टॉप लाइन विल कंटिन्यू टू ग्रो। हमारा इंटेंशन यही है कि इन द ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, आने वाले 3 साल में हम लोग कंपनी को डबल कर पाएंगे। Sir, as ओके। as management, as a company, we are very clear. हम लोग एक चीज में बड़े क्लियर हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो काम नहीं करना है। मतलब खाली टॉप लाइन बढ़ाने के लिए कम प्रॉफिट में काम लाना, दैट इज नेवर आवर टारगेट। तो हम लोगों के इंटरनल प्रोटोकॉल्स, दे ऑलवेज मैंडेट कि एक सर्टेन रेशियो में ही हम लोगों को काम उठाना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो वी फोरसी दिस ट्रेंड कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर एज वेल। ओके। एंड सर जैसे आप बता रहे थे कि यू हैव हाईएस्ट प्रोस्पेक्टस में भी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स एंड अदर पैरामीटर्स में काफी वेरिएशन है, मतलब यू हैव टू सुपीरियर्स नंबर। तो सर उसके लिए क्या सीक्रेट सॉस है? बिकॉज आईटी इज वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज के आपके मार्जिन उनसे काफी ज्यादा कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं आप? इसमें हम लोगों ने काफी छोटे छोटे इनोवेशंस किए हैं कंपनी में।
जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर देखोगे आईटी कंपनियों की टिपिकल बेंच बहुत होती है। बेंच का मतलब होता राइट। है हम्म। वो रिसोर्सेज जो आपके पास डिप्लॉयड है पर प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं। तो हम्म। हम लोगों की बिजनेस पॉलिसी यही है, जैसे विपुल जी बता रहे थे पहले, कि कस्टमर को राइट मार्जिन पे एक्वायर करना। कि हम लोग जस्ट बिकॉज कोई बड़ा ब्रांड है या कोई बड़ा डील हो सकता है तो लो प्रॉफिटेबिलिटी को उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लें, हम लोग उस चीज को कभी इंकरेज करते ही नहीं है। तो फर्स्ट चीज की डील एट द ऑनसेट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए हमारे लिए बिजनेस। दूसरा, हमारे जो स्टाफिंग प्रैक्टिसेस हैं तो वो बेसिकली हम लोग इंश्योर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मतलब बड़ी बेंच के बदले हमारा बड़ा रिक्रूटमेंट टीम। तो इन द सेंस कि हम लोग जस्ट इन टाइम स्टाफिंग मॉडल में काम करते हैं, जहाँ पे अगर हमारे जो क्लाइंट्स ऑनबोर्डेड होते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी बिग डीप बेंच, हम लोग जाके ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट करके उसको रिसोर्स को फुलफिल करने पे बेसिक फोकस करते हैं, rather than having lot of people जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मार्जिन। तो सिमिलरली हमारे ऑपरेशंस काफी लीन है। हमारे मैनेजमेंट टीम में टिपिकली प्रोडक्शन वर्सेस नॉन प्रोडक्शन जो स्टाफ होते हैं, मतलब अवेलेबल वर्सेस नॉन अवेलेबल, हम लोग बहुत कॉशियस रहते हैं कि वो एक रेशियो मेंटेन रहे। ओवरहेड्स कंपनी में वैसे हम लोग ग्रो नहीं करें, तो काफी लीन ऑपरेशंस हम लोग रन करते हैं इन दैट सेंस। एंड सर, इन द वुका वर्ल्ड, जैसे जनवरी 20 से ट्रम्प आ रहे हैं एंड आपका मेजर रिवेन्यू एक्सपोर्ट ड्रिवन है, तो आर यू सीइंग सम चेंज इन फ्यूचर द वे यू ऑपरेट योर बिजनेस? मेरा आई होप एंड प्रे कि ट्रम्प एंड इलॉन मस्क इवेंचुअली कैपिटलिस्ट हैं। तो उनका कोई भी डिसीजन जो आएगा, 20 तारीख को वो पोस्ट ग्रहण शपथ ग्रहण करेंगे। तो 20 तारीख को जब आएंगे कोई भी डिसीजन लेंगे तो पॉलिटिकली काफी कुछ करेंगे वो, बट अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट हैं। उनको पता है कि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन टैलेंट। तो आई होप कि उनका कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आएगा जो कि नेगेटिव होगा उनकी अपनी कंट्री के लिए। एंड डेफिनेटली हिस्टोरिकली स्पीकिंग कुछ ऐसा उन्होंने किया भी नहीं था, तो वी फील कि ऐसा कुछ जो इम्पैक्ट आना चाहिए पॉजिटिवली आना चाहिए, नेगेटिवली तो कुछ नहीं आना चाहिए। और इसमें मैं बस एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि उनकी जो प्रीवियस पॉलिसीज रही है दैट्स यूजुअली मोस्टली अराउंड वीजाज, एंड हम लोगों की जो बिजनेस है दैट इज नॉट वीजा डिपेंडेंट। सो वी आर टोटली ऑफशोर बेस्ड, ऑनशोर अभी हम लोग नहीं है। तो आई डोंट थिंक, जैसा मुकुल जी ने कहा कि दिस उनका उनका प्रेजेंस इन द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, ये हम लोगों के बिजनेस के लिए शुड बी पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव। ओके सर, इसी थीम को आगे ले जाके थोड़ा सा जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा अलग सा सवाल पूछता हूँ। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई एजेंट्स की बात चल रही है, और ये माना जाता है कि द वे वी आर वर्किंग वो आगे जाके चेंज हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। और इंडस्ट्री में डेवन जैसे लाइक ऑटोमेटिक या एआई ड्रिवन डेवलपर्स की भी बातें चलती है, राइट? तो इस थीम को आप कैसे देखते हैं, और इससे आप कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में अगले 3 से 5 सालों में? ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है हमारे पास कि अब कंपनियां हमारे पास इनोवेशन का मैंडेट लेकर आ रही हैं। तो एआई जब आया है तो लोग अब जानना चाहते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करें, मतलब कि इसको हम लोग अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे पास। कंपनियां उतनी समझती नहीं, बिकॉज चैट जीपीटी जो है लोग उसी को एआई से कंफ्यूज कर लेते हैं, मतलब सिनोनिम हो गया है दोनों। तो लोग समझते नहीं है टिपिकली कि क्या उनके बिजनेस में पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। तो हम लोग काफी इंटरेस्ट देख रहे हैं एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे कि हम लोग काफी क्लाइंट्स लोग के लिए पीओसी और काफी नए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। करंट काम में हमारे पास दो टाइप के क्लाइंट ही हैं। एक है जो कि अगेंस्ट कुछ क्लाइंट का हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है या रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके प्रोजेक्ट्स में हम कोई भी तरीके का एआई ड्रिवन कोड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने हमें इनिशियल मैंडेट ही हम लोग को मैंडेट। दे देते हैं वो लोग। कुछ क्लाइंट का ये मैंडेट रहता है कि आप एक कोड लिखो, उस कोड को लिख के आप कोई भी एआई इंजन में, मैं किसका नाम नहीं ले रहा, आप उसमें इंप्लीमेंट करके देखो कि उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बट कोड इनिशियल ओरिजिनल कोड आप लोग ही देखो। तो ऑब्वियसली अब जब एआई एजेंट पॉपुलर हो जाएंगे तो काफी सारे मैनुअल काम वर्ल्ड में कम होने लगेंगे, मतलब एआई एजेंट उनको काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। करेंटली आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग टू बेनिफिट, क्योंकि हमारा काम रहेगा टू डेवलप एंड डिप्लॉय सच एजेंट रादर देन कि उससे इम्पैक्ट होना। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि हम लोग कोई भी तरीके से उससे नेगेटिवली इम्पैक्टेड होंगे, और मुझे लगता है कि जो हमारे पास होगा स्टिमुलस पॉजिटिव ही आएगा इसका। बिल्कुल। और सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो
जब से जेन एआई आया, जनरेटिव एआई आया, उससे पहले एक छोटा सा स्पाइक आया था ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज में। 2-3 साल का एक आया था और उसके बाद सडनली वो ड्रॉप हो गया। तो क्या आप देखते हैं कि फ्यूचर में जाके वो फिर से रिवाइव होगा या इट्स डन? देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद तो बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर चला गया था। तो अब जो ब्लॉकचेन का एज ए टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। पर अब उसका जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्रॉब्लमेटिक जगह पर है। टेक्नोलॉजी अपने आप में अगर कोई इंसान इंप्लीमेंट करना चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ व्हाट जो कर सकती है टेक्नोलॉजी उसके लिए, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि रियल एस्टेट में, लैंड रजिस्ट्रीज में उसके बहुत अच्छे अच्छे यूज केसेस है। बट क्रिप्टो करेंसी, आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके सर, थोड़ा रेवेन्यू नंबर्स और ऑपरेशन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप 100% आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है? 100% IT सर्विसेज में है हम लोग। ओके। और जैसे आपने बताया कि अराउंड 70% आपका यूएस और यूके से आता है, राइट? तो बाकी के सर 30% कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी कोई मेजर कंट्रीब्यूटर्स है? बिल्कुल। तो जो बाकी 30% रेवेन्यू है, इसमें यूरोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। तो हमारे वेस्टर्न यूरोप में काफी क्लाइंट है। इस फाइनेंशियल ईयर से हम लोगों ने काफी चेंजेस किए हैं, जहाँ पे हम लोग मिडिल ईस्ट में और इंडिया में हम लोगों ने फोकस करना शुरू किया है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अराउंड 2 to 5 रेवेन्यू इंडिया और मिडिल ईस्ट से भी कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास। बट बाकी हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइमरीली यूएस, यूके और वेस्टर्न यूरोप से ही रहेगा। और आप इस हम स्प्लिट लोग से कंफर्टेबल है, राइट? या आप इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे आगे जाके? स्प्लिट बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें हम लोग कोई चेंज फोर्स नहीं करें। इनफैक्ट हम लोगों ने यूरोप में रिसेंटली अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए एक छोटा ऑफिस स्टार्ट किया नेदरलैंड में। तो हम लोगों ने स्पेन और नेदरलैंड में डायरेक्टर ऑफ यू सेल्स को अपॉइंट किया ताकि हम लोग वेस्टर्न यूरोप में ग्रो कर सके। राइट। और सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आपका दो तरीके का मॉडल है, एक तो मैनेज प्रोजेक्ट्स हो गया, दूसरा स्टाफ ऑगमेंटेशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में स्प्लिट क्या होगा सर, हाई लेवल? तो जो हमारा बिजनेस मॉडल है, तो स्टाफ ऑगमेंटेशन टिपिकली हम लोग नहीं करते, इन द सेंस कि हम लोग अजाइल पॉड्स बेस्ड डिलीवरी करते हैं, जहाँ पे हमारे डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये जो रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये 89% ऑफ द रेवेन्यू है। वन टाइम प्रोजेक्ट्स जो कि फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, ये अराउंड 11% ऑफ द रेवेन्यू। ओके, ऑलराइट। सर, इन जनरल आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क्स होते हैं, और आपकी कंपनी के लिए स्पेसिफिक कोई रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया हो और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? हमारा देखिए सबसे बड़ा तो रिस्क है कि सिंस हम लोग एक्सपोर्ट ड्रिवन रेवेन्यू है, तो इंटरनेशनल इवेंट से हम लोग बहुत एक्सपोज हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट जब भी होते हैं, अभी जैसे हमारे फेवर में जो चल रहा है, मान लीजिए अभी यूएस डॉलर का जो डीवैल्यूएशन चल रहा है, तो दैट इज वर्किंग इन आवर फेवर। राइट। बट कल को उसका रिवर्स ट्रेंड हो, माइट गो अगेंस्ट आवर फेवर एज वेल। अब यूक्रेन वॉर जैसे हो गया, या फिर कोविड जैसे इवेंट हो गए, तो दीज आर ऑल, जिसको ब्लैक स्वॉन इवेंट्स बोलते हैं, इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो दीज इवेंट्स आर बेसिकली कैन हैव वेरी कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट ऑन अस। इसके अलावा मान लीजिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम लोग जो इनोवेशन ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा हूँ अराउंड AI ML, कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ गई जिसको कि हम लोग फोर्सी नहीं कर पाए और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो चीज, जैसे कि अब कुछ कंपनियां, मान लीजिए कॉल सेंटर के संग जो हो रहा है, बीपीओ इंडस्ट्री के संग जो हुआ कि AI कहीं से अचानक से आ गया, अब एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, तो करेक्ट। बीपीओ वाज टेकन, लाइक सडनली उनको कुछ शॉक लगा सिस्टमेटिक। तो इस तरीके की इवेंट्स जो कि हम लोग फोर्सी नहीं किए, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ गया जो कि पूरा गेम चेंज कर दिया इंडस्ट्री का। रेयर है, ये सब इवेंट्स होते नहीं है, 0.0001% चांसेस है। पर इस तरीके के सिस्टमेटिक रिस्क मेरे ही नहीं, सारे ही IT सर्विसेज कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। और सर, जहाँ तक मुझे पता है आपके 500 प्लस एम्प्लॉयज है, राइट? क्या ये सारे एम्प्लॉयज कोलकाता बेस्ड है या कुछ वर्चुअल्स भी है? बिल्कुल। तो हमारे कोलकाता में अराउंड 275 सीटर ऑफिस है। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉय गुड़गांव, पुणे और अहमदाबाद बेस्ड है। गुड़गांव में हम लोगों ने दिस फाइनेंशियल ईयर एक डेवलपमेंट सेंटर चालू किया है नया, अराउंड 50 सीटर इन सेक्टर 35। गोइंग फॉरवर्ड गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर हमारा मेन फोकस रहेगा, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू टू ग्रो करते रहेंगे। तो करंटली भी आने वाले कुछ दिनों में द DNA ऑफ द कंपनी विल बी कि हमारे कोलकाता एंड गुड़गांव बेस्ड एम्प्लॉय ही रहेंगे मेनली।
ओके। और सर जैसे नहीं, सॉरी सर। नंबर नए एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन करेंगे कोलकाता या गुड़गांव में ज्वाइन करेंगे, वर्क फ्रॉम होम को हम लोग कम करते चलेंगे। बिल्कुल। और सर जैसे पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखा गया है कि लाइक पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई के अलावा भी टीयर 2 सिटीज में भी आईटी रिसोर्सेज, आईटी टैलेंट्स को खोजा जाए और वहां पे उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो आगे जाके आपका ऐसा कुछ प्लान है कि बाकी के इंडिया के टीयर 2 सिटीज में भी आप एक्सपांड करें, या अभी के लिए आप कोलकाता और गुड़गांव में ही फोकस करना चाहते हैं? आने वाले देखिए, हम लोग जो करते हैं अभी भी ऑलरेडी हम लोग टीयर 2 को टारगेट करते हैं, बट वी हम लोग उनको बोलते हैं कि आप गुड़गांव या कोलकाता ज्वाइन करो। ओके। वर्क फ्रॉम होम को हम लोग स्लोली बंद कर रहे हैं। टीयर 2 करेंटली हमारे फोकस में नहीं है, अनलेस जिसको हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो रिलोकेट होने को तैयार हो। तो अभी हमारा फोकस यही रहेगा कि जो मेट्रो सिटी है गुड़गांव उसमें स्केल करें। उसके बाद हम लोग पुणे या अहमदाबाद में से दो किसी एक एरिया को चूज करेंगे फॉर फर्दर स्केलिंग। ओके सर, इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले एक आखिरी सवाल कि अकॉर्डिंग टू यू सर, अगले 3 से 5 साल का आपका विजन क्या रहेगा, और आप कहाँ देखते हैं कि एक ग्रोथ आएगा? मतलब कौन सा एक सिंगल मेजर फैक्टर रहेगा जो कि ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा? हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डीपली सोचा है। तो हमारा जो ग्रोथ आएगा, इट विज बेसिकली फैक्टर ऑफ टू थिंग्स। नंबर ऑफ सर्विसेज जो हम लोग करंटली ऑफर करते हैं, जो सर्विसेज हम लोग करंटली ऑफर करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशन जहाँ पे कि हम लोग करेंटली अवेलेबल हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो करेंटली हमारे जैसे हमारे ऑफिसेस प्योरली हमारा हमारा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेवेन्यू होने के बावजूद हमारे कोई लोकल ऑफिसेज नहीं है यूएस में या यूके में। तो जब हम लोग वहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, लोकल सेल्स ऑफिसेस क्रिएट कर लेंगे, प्लस एडिशन ऑफ न्यू सर्विसेज, इन दोनों का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा जिसके थ्रू हम लोग बेसी बेसी नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैटर कर पाएंगे फॉर लार्जर नंबर ऑफ थिंग्स एज। बिल्कुल सर। Obviously, AI is going to be a big driver. AI ML हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी बिग ड्राइवर एज वेल, बट दैट्स पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, तो एआईएमएल भी कंट्रीब्यूट करेगा और लोकल हायर्स भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो मुकुल सर, विपुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपने कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक थैंक यू। यू मच। सर।